हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं जीओवी स्टडी स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आरएएस मेन से रिलेटेड आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आंसर लिखने की, मेंस आंसर राइटिंग की। कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट में बताना। अभी आपने कौन सा सब्जेक्ट उठाया है ये भी ज़रूर बताएं। अभी लॉ कर रही हूँ, तो लॉ के लिए जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है पोजेशन और ऑनरशिप। तो फ्रेंड्स, इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं पोजेशंस को बता रही हूँ, जितना मुझे समझ में आया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आपको कैसा लगता है, फिर हम समझते हैं कि कब्जा और स्वामित्व में क्या अंतर होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आरएएस मेंस का लॉ सब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, विधि का मैंने आज स्टार्ट किया है और टॉपिक है कब्जा और स्वामित्व, जिसे हम बोलते हैं ऑनरशिप और पोजेशन। इंग्लिश में हम उसे पोजेशन बोलते हैं कब्जे को, और हिंदी में जो है कब्जा बोलते हैं। तो इस तरीके से इन कब्जा और स्वामित्व में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि 10 में से 9 चीज़ें जिनकी पूरी हो रही हैं वो हमारा कब्जा कहलाता है, और वो एक चीज़ जो है वो कहलाती है विधिक, यानी कि लॉ से या कानूनी रूप से जो होता है वो हमारा स्वामित्व होता है। तो किसी भी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का, जैसे मैं हूँ, मेरा इन नोट्स पर अभी जो है नियंत्रण है, ये मेरे हाथ में है ये नोट्स, और अभी भौतिक रूप से ये मेरे पास हैं। तो इस पर या इन नोट्सों पर जो है वो मेरा कब्जा है। ये हम कह सकते हैं कि इन नोट्सों पर जो है वो मेरा कब्जा है, इसीलिए इसको कब्जा कहेंगे। वहीं पर कुछ हमारे जो विधिवेता हैं उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आती भी हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे बहुत कम आई हैं ऐसी परिभाषाएं, लेकिन आती हैं ज़्यादातर। जैसे सामंत की परिभाषा आती है, तो हम यहाँ पर कुछ, मैं इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी और उसमें थे वो हमारे नोट्सों में लिखे हुए हैं, तो वही परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले हम ये समझ गए हैं कि कब्जा क्या है। कब्जा हमारा भौतिक नियंत्रण है। तो किसी भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण जो कहलाएगा वो कब्जा कहलाएगा। और वहीं पर अगर आपसे स्वामित्व पूछ लिया जाए, इसी के साथ में आपको एक बार मैं स्वामित्व के बारे में बता देती हूँ। तो स्वामित्व जो है वो हमारा संपूर्ण जो अधिकार है किसी वस्तु पर। तो किसी वस्तु पर जब संपूर्ण अधिकार हो जाता है या विधिक अधिकार हो जाता है या विधिक नियंत्रण हो जाता है, संपूर्ण नियंत्रण को ही स्वामित्व कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेडरिक पॉलक जो हमारे विधिवेता हैं, उन्होंने बताया है कि व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण ही कब्जा कहलाता है। तो जो अभी तक मैं एक सामान्य परिभाषा आपको बता रही थी वही इन्होंने बताई है। 2016 में हमारा सामंत पर आया था कि सामंत के अनुसार जो है कब्जे को परिभाषित कीजिए, तो इस तरह से आएगा। तो सामंत ने बताया था कि वस्तु एवं व्यक्ति, यानी कि दोनों के इंटरेक्शन, दोनों के मध्य बताया है उन्होंने कि व्यक्ति का वस्तु पर कैसा नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण। तो भौतिक और कैसा हो, निरंतर संबंध हो, निरंतर संबंध हो। तो ये हमारी एनसीईआरटी की परिभाषा है फ्रेंड्स। हमें ये कि यही शब्दों के साथ वहां पर लिख के आनी है, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो वस्तु एवं व्यक्ति के मध्य जो भौतिक एवं निरंतर संबंध होता है वही जो है हमारा कब्जा होता है। ऐसा किसने कहा था? सामंत ने कहा था। वहीं सेविनी ने क्या कहा था कि कब्जे का सार तत्व यह है, यानी कब्जे के मतलब कब्जे का क्या अर्थ होता है, व्यक्ति अपने भौतिक बल के आधार पर, वही आती है लेकिन शब्दों का थोड़ा हेरफेर है फ्रेंड्स, कि भौतिक नियंत्रण की जगह इन्होंने बोल दिया है भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों को स्वयं के कब्जाधीन वस्तु के उपयोग से वंचित रख सके। यानी कि जो अन्य व्यक्ति हैं वो उसकी जो कब्जाधीन वस्तु है उसको जो है उपयोग में ना ले सके, यानी वो वंचित रह जाए, यानी वही उपयोग कर सके जिसका कि उस पर भौतिक बल है। तो यही वही घूम फिर के आ गया कि वही भौतिक नियंत्रण से संबंधित है। तो ये मुझे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी है फ्रेंड्स ये परिभाषा, लेकिन हमें तो पढ़नी है इम्पोर्टेंट, और हमें नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, हमें तो सारा ही टॉपिक कंप्लीट करना है। वहीं पर अब ये हमारे जो विधिवेता हैं ऑस्टिन, इनकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
ऑस्टिन के अनुसार कब्जा जो है वो व्यक्ति का वस्तु पर वह अधिकार होता है जिसके द्वारा व्यक्ति वस्तु पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। तो बस थोड़ा सा हमें इन डेफिनेशंस को मैं कहूँ तो रटना पड़ेगा। आप मान सकते हैं कि हमें रटना पड़ेगा क्योंकि हमें एज इट इज वर्ड्स लिख के आने हैं। जब तक हम एज इट इज वर्ड्स नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, तो ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है और हमें उसी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे नोट्स हैं वो बेयर एक्ट और एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ये सम्यक के नोट्स हैं, तो उन्हीं से बनाए हुए हैं और मैंने इन्हीं से पढ़ाई की है। तो इसको मैं जो है अच्छे से याद कर लूँगी, या आप भी मेरे साथ इन चारों परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये आएंगी तो 2 मार्क में आएंगी फ्रेंड, और अगर हम एज इट इज़ लिख देते हैं तो हमारे जो हैं 2 मार्क पक्के हो जाते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कब्जे के क्या क्या लक्षण हैं। तो व्यक्ति एवं वस्तु का होना, अगर व्यक्ति नहीं होगा, वस्तु ही नहीं होगी, तो किस पर नियंत्रण होगा? भौतिक रूप से वो उपस्थित होने चाहिए। तो भौतिक नियंत्रण होने के लिए क्या होना अनिवार्य है? कौन से तत्व अनिवार्य हैं? एक तो व्यक्ति होना अनिवार्य है और एक वस्तु का होना अनिवार्य है। व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होना आवश्यक है, यानी वस्तु और व्यक्ति हो गया तो उसका क्या होना चाहिए? उस पर भौतिक नियंत्रण होना चाहिए। अब ये पेन भी है और मैं भी हूं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, मेरे पास है ही नहीं ये पेन, तो फिर क्या हुआ? भौतिक नियंत्रण है ही नहीं, तो इसका मतलब कब्जा नहीं कहलाएगा वह। तो कब्जे के ये लक्षण हैं। तीसरा लक्षण क्या है? व्यक्ति एवं वस्तु के मध्य निरंतर संबंध होना चाहिए। ऐसे नहीं आज हो गया, बस 2 मिनट के लिए हो गया और फिर नहीं है। तो हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? निरंतर संबंध होना। तो फ्रेंड्स, कब्जे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हैं हमारे कानूनी सिद्धांत हैं, जैसे कि अलग अलग जो हमारे विधिवेता थे उन्होंने अलग अलग जो है कानूनी सिद्धांत दिया है। तो सैविनी का कब्जा सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स? यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत के अनुसार, यानी 2 तत्व महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर ये 2 तत्व हैं तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति का जो है आधिपत्य यानी कि कब्जा स्वीकार्य होगा। वो तत्व कौन से हैं? धारणाशय, जिसे एनिमस बोलते हैं, और या फिर कॉर्पस, जिसे काय बोलते हैं। काय का मतलब होता है, वैसे तो फ्रेंड्स काय का मतलब बॉडी होता है, तो यहाँ पर हम इसका रिलेशन देख सकते हैं, इसका भौतिक नियंत्रण से रिलेशन ले सकते हैं। इसका संबंध जो है भौतिक नियंत्रण से संबंधित कर सकते हैं। और धारणाशय का मतलब है धारण करने की इच्छा, यानी कि जिसको ये कब्जे में लेना है या फिर भौतिक नियंत्रण में लेना है तो उसको धारण करने की इच्छा भी होनी चाहिए, यानी कि वस्तु को धारण करने की मानसिक इच्छा कि वो लेना चाहता है या नहीं। जैसे कि ये पेन है, इसको मैं लेना चाह रही हूँ या मुझे काम का है या नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा फोन हिल गया था। तो काय से अभिप्राय है वस्तु पर व्यक्ति का शारीरिक नियंत्रण, यानी जो भौतिक नियंत्रण और मानसिक इच्छा दोनों जो है वो कौन से वर्ड से इंडिकेट किया है? धारणाशय और काय, जिसे हम इंग्लिश में एनिमस और कॉर्पस भी कहते हैं। वहीं पर सामण्य ने जो कब्जा का सिद्धांत दिया है वो ये कहते हैं कि सामण्य ने संपत्ति के प्रकार के आधार पर इसको परिभाषित किया, यानी कि जो हमारे पास संपत्तियों के कैसे प्रकार हैं। कुछ तो संपत्तियां हमारे पास मूर्त होती हैं और कुछ जो होती हैं वो अमूर्त संपत्तियां होती हैं। तो अमूर्त संपत्तियों के लिए काय की अनुपस्थिति, और जबकि मूर्त संपत्ति है उस पर धारणाशय व काय दोनों होगा। जबकि अमूर्त पर सिर्फ क्या होगा? धारणाशय हो सकता है, लेकिन काय जो है वो अनुपस्थित होगा, तो व्यक्ति का कब्जा सिद्ध कर देगी। अतः व्यक्ति एवं वस्तु के मध्य जो निरंतर संबंध है वही कब्जे का आधार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूर्त जो संपत्तियां हैं उन पर तो जो हमारे सैल्विनी का जो था धारणाशय और काय, वो दोनों ही एलिमेंट मौजूद होंगे, लेकिन अमूर्त पर जो है वो काय की अनुपस्थिति होगी। सिर्फ वहां पर क्या होगा? धारणाशय, यानी कब्जा एक ही तत्व के ऊपर ही निर्भर करेगा, या एक तत्व से ही कब्जा जो है वो सिद्ध हो जाएगा। वहीं पर जो हॉलैंड का जो कब्जा सिद्धांत है वो क्या कहता है कि कब्जे के प्रति शांति व्यवस्था पर आधारित संकल्पना अपनाते हुए यह निर्धारित किया जाए कि कब्जे के लिए कब्जे का विधिक संरक्षण होना आवश्यक है, यानी कि कब्जा तभी पूर्ण माना जा सकता है जबकि वह विधि के नियमों से प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा विधि को नहीं लिया है, सिर्फ विधि के नियमों के अनुरूप हो, यानी अगर विधि के नियम उस पर अप्लाई हो रहे हैं तो वह कब्जा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? कब्जा कहलाएगा। वहीं पर कांट का कब्जा सिद्धांत क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होते हैं, जो हर व्यक्ति में इच्छा का भाव अंतर्निहित होता है। अतः इच्छा की अभिव्यक्ति ही कब्जा
कहलाती है। तो वही ऊपर जो धारणाशय हमने बात की थी कि हमारा धारणाशय की यानी कि इच्छा हो कि हमें धारण करने की इच्छा, तो इच्छा की अभिव्यक्ति भी उसी तत्व से संबंधित है। व्यक्ति वस्तु पर कब्जा प्राप्त करने की अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है। तो ये था कांट का। तो इनमें थोड़ा-थोड़ा अंतर है फ्रेंड्स, इसको हम 3 बार या 4 बार जब हम पढ़ लेंगे तो ये हमें याद होने लग जाएगा। सेम होम का भी सिद्धांत सेविनी सिद्धांत से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इहरिंग का सिद्धांत। तो इहरिंग ने क्या बताया? इहरिंग ने बताया कि कब्जा जो है वो स्वामित्व का सहायक भाव होता है। अतः यानी इसने रिलेशन दिया था, किससे किया? हमारा पोजीशन का जो रिलेशन है वो हमारा इससे किया है, ऑनरशिप से। पोजीशन का जो संबंध है वो ऑनरशिप के साथ में बताया है। कब्जा और स्वामित्व जो है एक दूसरे के सहायक भाव हैं। अतः किसी वस्तु पर व्यक्ति का जो स्वामित्व है वही उसका कब्जा सिद्ध करता है। यानी अगर वो विधिक रूप से अधिकार रखता है वह व्यक्ति, तो उसका कब्जा भी निश्चित हो जाता है। यानी स्पष्ट है, बिना स्वामित्व के कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। किसके अनुसार? इहरिंग के अनुसार। इहरिंग ने कहा कि अगर आपका कब्जा चाहिए तो आपको स्वामित्व होना जरूरी है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कब्जे के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको मूर्त और अमूर्त कब्जा, विधिक, विदित और तथ्यतः कब्जा, यानी कि ये जो कब्जे के प्रकार हैं, तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा, समवर्ती कब्जा, तो ये सब हमें टाइप्स में पढ़ने हैं। प्रतिकूल कब्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। एडवर्स जो पोजीशन होता है, कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को वास्तविक स्वामी की इच्छा से प्राप्त करता है, यानी जिसके पास ऑनरशिप होती है उसी की इच्छा है, उसकी इच्छा से अगर वो प्राप्त कर रहा है और कुछ समय के पश्चात स्वयं को ही संपत्ति का वास्तविक कब्जाधारी दर्शाता है, तो इसे प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। यानी कि इसमें हमारे इसके 4 कंपोनेंट होते हैं कि कब्जा कैसा होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो कब्जा जो है लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, निरंतर जिसे हम कहते हैं, निर्बाध होना चाहिए, सर्वविदित होना चाहिए, यानी कि सबको पता होना चाहिए उसके बारे में, और शांतिपूर्वक होना चाहिए। यानी ये सब जो है स्वामी को पता होना चाहिए, जो इसका वास्तविक स्वामी है उसकी इच्छा के अनुरूप हुआ हो, तो वो कब्जा जो है प्रतिकूल कब्जा कहलाता है। एक होता है आभासी, जिसे इंग्लिश में क्वासी कहते हैं, क्वासी पोजीशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी यानी कि जो कब्जादारी न होते हुए भी उस संपत्ति से मिलने वाले लाभों का हकदार होता है, तो उसका ऐसा हक ही आभासी कब्जा कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि खेत में से होकर जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, एक खेत है और उसमें आपको रास्ता नहीं है, आपका खेत इधर है और जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपने इसी खेत वाले के जो है खेत में से रास्ता बनाया है। तो ये जो है आपका ओरिजिनली तो कब्जा नहीं है इस पर, इस खेत पर, लेकिन अपने खेत में जाने के लिए जो आपने बीच का जो उपाय निकाला है, वो एक तरीके का आने जाने के लिए, जितनी देर के लिए आप इसका प्रयोग में लेते हैं, आप इस वस्तु का या इस जगह का प्रयोग लेते हैं, तो वो ये आपका आभासी कब्जा कहलाता है। आभासी कब्जा, ठीक है फ्रेंड्स, आभासी कब्जा। ये मेरे को लगा दिखाई नहीं दिया था कि यहाँ दिख नहीं रहा है। जैसे ये खेत है और यहाँ से आप समझ गए होंगे खेत में रास्ता यहाँ जाना है, आपका खेत यहाँ है और कहीं से रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर जाने के लिए जो ये आपने आपको इस खेत वाले ने रास्ता दिया है, तो एक टेम्परेरी जो है लग रहा है कि आप इधर से जा रहे हैं, इसके खेत में से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हिस्सा ले भी रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं, तो ये आभासी कब्जा कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कब्जा पढ़ाया है, जितने टॉपिक मुझसे हो सके हैं। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, आप कमेंट में जरूर बताना।